Hello everyone, welcome back to Career Point Education. Today we are going to discuss about the cellular organization. In our last video we also talked about the growth and reproduction as non-defining feature and defining feature as metabolism. Cellular organization. Today we are going to study about the detailed account of cellular organization. What is the meaning of cellular organization? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट्स इन द सेल्स, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द सेल एंड अरेंज्ड हाउ दे अरेंज्ड इन द सेल. ठीक, ईच component present in the cell is known as organelles and each organelles have specific function. यानी कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं सेल के अंदर और इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्या कहलाता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर सजेस्ट द नेम सेल. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? जो सेल थी, सेल का उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड वर्ड पॉइंट सेल बाय रॉबर्ट हुक. ठीक है, सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या हम पढ़ते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक, इसमें बेसिक यूनिट का क्या मतलब है? बेसिक यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट यानी कि जैसे घर होती है, घर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? ईंट की. वो क्या होता है? एक उसका बेसिक सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे कि हमारा पूरा घर बनके तैयार होता है. इसी तरह से एक जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, यानी कि सेल जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. कई सारी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं. कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म. दिस इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल की. तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ सेल, सेल कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचना होती है, उसके आधार पे सेल को डिवाइड किया गया है दो क्लास में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल्स होती हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? दे लैक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है. उनका जो प्रोकैरियोट्स की जो सेल होती है उनमें उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिखरा हुआ रहता है. ठीक, यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. और दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें ऑर्गेनेल्स, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं. ठीक, अब हम सेल स्ट्रक्चर में बात करेंगे. सबसे पहले आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो क्या आएगा सबसे पहले, सेल वॉल। आउटर में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पहले पाया जाता है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती हैं। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, हमारी लिपिड और प्रोटीन की। मेड अप फ्रॉम लिपिड एंड प्रोटीन। अब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर वो भी यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड रहते हैं, यानी कि तो लेकिन सब में अंतर क्या होता है, बने तो सब लिपिड और प्रोटीन के ही होंगे, लेकिन जो रेशियो होता है लिपिड और प्रोटीन का वो सब में अलग अलग होता है। लिपिड और प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, वो सब में अलग अलग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बाई लेयर होती है इसमें लिपिड की, ये हो गया लिपिड, और इसके किनारों में भी कई तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, बाई लेयर ऑफ लिपिड। लिपिड ये क्या है, इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन्स जो किनारों पे पाई जाती है प्रोटीन, वो क्या कहलाती है, पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मेड अप फ्रॉम लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट सेल के अंदर आएंगे, कौन से कंपोनेंट सेल के बाहर जाएंगे, ये डिसाइड कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये हमारी सेल को क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, और दूसरा क्या होता है, ये हेल्प करता है सारे ऑर्गेनेल्स को कि जिससे वो जिस जगह पे हैं वो उसी जगह पे व्यवस्थित रहें। ये काम किसका है, साइटोप्लाज्म का काम कर रहा है, ये फंक्शन किसका है, साइटोप्लाज्म का। ठीक, अगर अब इसमें हम बात करते हैं अगर साइटोसोल की, तो साइटोसोल क्या होता है, अगर हम इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को हटा दें तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा साइटोसोल कहलाता है। ठीक, अब आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं डाइजेस्टिव बॉडी। डाइजेस्टिव बॉडी होती है। डाइजेस्टिव बॉडी क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिनका काम क्या होता है, लाइसिस करना। तो बेसिकली जो लाइसोसोम होता है वो
डाइजेशन का काम करता है या लाइसिस का काम करता है, जो पैथोजेंस होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइसोसोम का जो इंटरनल पीएच होता है वो कितना होता है 5.0, ये कितना पीएच होता है लाइसोसोम का। अगला हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम क्या होते हैं, 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक, तो राइबोसोम भी हमारे जो होते हैं ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में ये हेल्प करते हैं। किसके बने होते हैं ये, मेड अप फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन प्लस प्रोटीन। ठीक, अब इसमें ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है 70S, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब ये जो राइबोसोम होते हैं इसमें 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। तो इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है वो कितने की बनेगी, स्मॉल है वो 30S की, प्लस लार्ज सब यूनिट कितने की है 50। ठीक, ये 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S है, तो इसमें 40S ये है स्मॉल सब यूनिट एंड 60S है लार्ज सब यूनिट। ठीक, इसमें 40S, 50S, 40 एंड 60, इसमें क्या होता है, वैसे तो 50 एंड 30 अगर देखा जाए तो कितना होता है 80। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, राइबोसोम का जो साइज होता है वो इसमें 70S और 80S का होता है। और ये जो S होता है ये किसके लिए स्टैंड है, S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अगला है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली हमारा ये जो छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये मेड अप फ्रॉम ट्यूब्यूलिन। ये किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन के बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, अगला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो सेल का रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से होता है एटीपी का प्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ऑन डीएनए। ओके, अगला है हमारा गोल्गी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है हमारी कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसकी सरफेस पे, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इसमें जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, ये प्रोड्यूस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, ठीक। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा, इट प्रोड्यूस हार्मोन्स, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड, ठीक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करती है, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन एंड लिपिड। अब हम आते हैं गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, अब इसमें देखो, राइबोसोम जो चिपके हुए हैं सरफेस पे, अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से, तो यहां से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। यहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये प्रोटीन वेसिकल्स के थ्रू जाएगी कहां पे, गोल्गी बॉडी के पास। यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन फिर कहाँ पे, वेसिकल्स में पैक होके प्रोटीन जाएगी कहाँ पे, वेसिकल के थ्रू किसके पास जाएगी, गोल्गी बॉडी के पास जाएगी। ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी के पास जाएगी। गोल्गी बॉडी में क्या होगा, ये जो प्रोटीन्स हैं, तो जनरली ऐसा नहीं होता कि बस राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम प्रोटीन बनी और प्रोटीन का क्या हो गया, एक्सपोर्टेशन, ऐसा नहीं होता। जैसे प्रोटीन बनी तो प्रोटीन बन तो गई, लेकिन अभी ये प्रोटीन क्या है, फंक्शनल नहीं है, यानी कि ये कोई भी फंक्शन करने के लिए प्रोटीन अभी तैयार नहीं है, ठीक। तो अभी इसकी प्रोटीन की क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, ठीक। प्रोसेसिंग मतलब इसका मॉडिफिकेशन होगा, इसमें लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऐड किए जाएंगे। तो इसका जो प्रोसेसिंग होगी, जो मॉडिफिकेशन होगा, प्रॉपर फोल्डिंग होगी, वो कहाँ पे होती है, गोल्गी बॉडी के अंदर या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब ये प्रोटीन आएगी तो इस प्रोटीन का पहले मॉडिफिकेशन होगा, फिर इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड ऐड किए जाएंगे। उसके बाद प्रोटीन की एक प्रॉपर फोल्डिंग होगी। प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होने के बाद, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होने के बाद ये क्या होगी, ये वेसिकल्स में पैक होगी। वेसिकल्स में पैक होने के बाद ये प्रोटीन क्या की जाएगी, बाहर ट्रांसफर कर दी जाएगी, या इस प्रोटीन का एक्सपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन में, प्रॉपर फोल्डिंग में क्या होता है, इसमें जो प्रोटीन होती है इसके सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स ऐड किए जाते हैं, ठीक, इसको फंक्शनल बनाने के लिए, ठीक। और प्रॉपर फोल्डिंग होती है।
फोल्डिंग किसके अंदर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का एक्सपोर्टेशन। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम हुआ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, उसमें एडिशन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, देन उसका प्रॉपर फोल्डिंग, आफ्टर देन वेसिकल्स में पैक होने के बाद इसका एक्सपोर्टेशन। ठीक, अगला है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल का ये क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, और ये क्या करता है, टेल्स द सेल व्हाट टू डू, और ये सेल को बताता है कि मतलब क्या करना है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस कॉन्टेन क्रोमैटिन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो पाया जाता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, हेरिडिटी। दूसरा है क्या पाया जाता है, एक और संरचना पाई जाती है, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस का काम है, न्यूक्लियोलस creates rRNA to make राइबोसोम। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरआरएनए को क्रिएट करता है राइबोसोम बनाने के लिए। और एक इसका फंक्शन क्या है, सेंड एमआरएनए टू राइबोसोम, और क्या करता है, एमआरएनए को सेंड करता है राइबोसोम के पास टू मेक प्रोटीन्स। ठीक, तो न्यूक्लियोलस का क्या काम करता है, इट क्रिएट्स आरआरएनए टू मेक राइबोसोम्स एंड सेंड एमआरएनए टू राइबोसोम्स टू मेक द प्रोटीन्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक, in our next video we talk about the consciousness. ठीक, if you have any problem you can comment in comment section. Thank you.